नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ेंगे। इस पाठ को हम पहले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपना यह तीसरा वीडियो है और इस पाठ में हम पढ़ रहे थे कि आजकल जो स्थानीय व्यंजन हैं उनका प्रचलन कम होता जा रहा है, कम खाए जा रहे हैं और जो फास्ट फूड हैं उनको बड़ी तेज़ी से अपनाया जा रहा है, भले वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो या हानिकारक हो। और स्थानीय व्यंजन आजकल हर क्षेत्र में, हम अगर पूर्वी क्षेत्र में रह रहे हैं तो पश्चिमी क्षेत्र में भी आपको पूर्वी क्षेत्र में खाए जाने वाला व्यंजन आसानी से मिल जाता है। ढाबा संस्कृति के द्वारा आज हम देखते हैं कि अन्य जो छोटे बड़े ढाबे हैं उन पर सभी तरह के भोजन मिलते हैं। अभी तक हमने इस पाठ में यही पढ़ा, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। जैसा हम देखते हैं कि आजकल हर महिला काम करती है छोटे बड़े क्षेत्रों में और उनकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी ही व्यस्त हो गई है। तो वो भी यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी भोजन तैयार हो जाए और वो समय के ऊपर अपना जो भी वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करती है उसके अंदर वो व्यस्त रहें। तो इसके चलते वो इन चीज़ों से तात्पर्य फास्ट फूड जो जल्दी बनते हैं उनकी ओर उनका रुझान अधिक बढ़ा है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। कहने का तात्पर्य है कि चाहे भले किसी भी कारण से वो इन नए व्यंजनों को अपना रही है, जैसे चीनी तिब्बती व्यंजन है, नूडल्स। तो अपन इनको, जैसे नूडल्स जल्दी बनते हैं तो एक यही कारण है कि भाई अगर हम व्यस्त हैं और अपने कार्यालय से ऑफिस से लेट आ रहे हैं और फटाफट बनाया फटाफट खाया, कारण कोई भी हो सकता है और हम इनको जानते हैं इसीलिए बना करके खाते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बच्चों, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तब हमारा आवागमन है, मतलब एक निश्चित क्षेत्र तक ही हम सीमित रहते थे और हम जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन आज़ादी के बाद अलग अलग उद्योग धंधों के अंदर लोग जहाँ पर लगे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी नौकरियां हैं उनके तबादले होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति से परिचित होते हैं और वहाँ के खान पान से भी परिचित होते हैं और उसको भी, उस खान पान को वो अपने जीवन में लेकर आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ की चीज़ों को वो खान पान में अपना लेते हैं। जैसे बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उड़ती है। बच्चों, ये हम बड़े शहरों की बात क्यों लें, हम अपने स्कूल की बात ही ले लें। अपने स्कूल में भी जब मध्य अवकाश होता है तो हम देखते हैं कि जब सबके टिफ़िन खुलते हैं तो सबके घर से अलग अलग भोजन बना हुआ आता है और जैसे ही मध्य अवकाश में टिफ़िन खुलते हैं तो बहुत ही एक खुशबू हो जाती है। पूरे हॉल में ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई रसोई बनी हो। तो अलग अलग तरह का अचार और कई बच्चों के नूडल्स आते हैं, पोहे आते हैं, बर्गर आते हैं, पिज़्ज़ा आता है। कई बच्चे सात्विक भोजन भी करते हैं, सिंपल सब्जी रोटी। तो अलग अलग तरह के, और कई बच्चे ये जो गुजराती भोजन है,
ढोकले वगैरह ये भी लेके आते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि वहाँ पर अपने को एक विविधता में एकता नज़र आती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज भी मिल सकते हैं। हम कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों को खा रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय एकता की पहचान, जैसे गुजरात में खाए जाने वाले खमन ढोकला राजस्थान में भी बड़े अच्छे ढंग से खाए जाते हैं, और राजस्थान में दाल बाटी, यहाँ की दाल बाटी एक प्रसिद्ध व्यंजन है राजस्थान का, तो वो अन्य क्षेत्रों में भी आपको खाने के लिए मिल जाएगा। तो ये एक राष्ट्रीय एकता की पहचान भी है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। हमें इन सब चीज़ों को बड़ी सहजता से अपनाना चाहिए। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हो। अगर हम उस क्षेत्र की चीज़ों को अपनाएंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो वहाँ की बोली के बारे में, वेशभूषा के बारे में भी जानेंगे और उनको भी हम स्वीकार करेंगे। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारक नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। अब यहाँ पर लेखक हमें बताना चाहते हैं, एक विचार करने की बात यह है कि आज फास्ट फूड का दौर ज़्यादा है। फास्ट फूड ज़्यादा घरों में बनाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। स्थानीय व्यंजनों को, हमारे स्थानीय जो व्यंजन है उनको हम भूलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं वो। तो इनका पुनरुद्धार भी ज़रूरी है। ये एक 5 स्टार होटलों तक, 5 सितारा होटलों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए कि वहाँ पर जाएं और वहाँ पर ये व्यंजन मिले। हमें इनको हमेशा अपने खान पान में हमें इन्हें ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी यही इनमें पौष्टिकता होती है और सारे विटामिन्स होते हैं, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभप्रद होते हैं। तो इन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। हाँ, माना कि फास्ट फूड हमें उपयोग में लेने चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ हमें स्थानीय व्यंजनों को भली भांति महत्व देना चाहिए और उनको अपनाना चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे हैं, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल में हम कभी कभार जाते हैं, और वहाँ पर कभी कभार ही, क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है कि हम डेली जो स्थानीय व्यंजन है उनको हम वहाँ पर जाकर के खा सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अपने घर और बाज़ारों से कभी भी गायब नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इनको घरों और बाज़ारों में इनको बराबर महत्व देना चाहिए, और घरों में माताएं और बहनों को बराबर इन चीज़ों को बनाते रहना चाहिए। हमारे दादी और नानी जो चीज़ें बनाती थी, जैसे गर्मियों के दिनों में जो खट्टी छाछ होती है बिलोने की, उससे वो राब बनाते थे, और राब और ठंडी रोटी का बहुत ही अच्छा नाश्ता होता था। लेकिन आज राब का नाम अगर बच्चों को पूछे कि राब कभी खाई है क्या, तो बच्चे कहते हैं कि ये राब क्या होती है। तो कहने का तात्पर्य कि इन चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होती हैं। और अगर आज हम बच्चों को कहेंगे नूडल्स, मैगी, बर्गर, तो वो बड़े आसानी से कहेंगे हाँ, हम इन सब के बारे में जानते हैं और हमारे घरों में बनती है ये। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन चीज़ों के साथ साथ हमें जो चीज़ें लाभप्रद है और हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, जो पुराने प्राचीन काल से जिन्हें हम खाते आ रहे हैं, उनको हमें अधिक महत्व देना चाहिए। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौरियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं, नहीं मिलते। जलेबी, कचौरी, पूड़ियाँ और समोसों की जगह अब पिज़्ज़ा ने ले ली है। अब जो युवा पीढ़ी है वो उनको अगर कुछ खाने के लिए ये चाहिए, जैसे कि पहले हम ठंडा मौसम होता तो हम कचौरी और समोसे खा लेते थे, मिर्ची बड़े खा लेते हैं, पुराने लोग यही खाते थे। और स्थानीय जो लोग हैं
जैसे जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जहाँ पर जिस जगह शहर गांव में हम रह रहे हैं, हम वही खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो फास्ट फूड का दौर बढ़ा है, तो जो आज की नई युवा पीढ़ी है, वो बर्गर और पिज़्ज़ा खाने का उनको बहुत ज़्यादा शौक है और वो उनको ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जबकि ये इतना लाभप्रद नहीं होता है। उनमें बहुत दिनों पहले पूरा पूरा बहुत दिनों पहले बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, उनका उपयोग किया जाता है। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। लेखक यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र का, पूर्व का हो, पश्चिम का, उत्तर का हो या दक्षिण का हो। आश्चर्य नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। पहले हर आश्चर्य नहीं है, मतलब कहने का तात्पर्य कि हर गली मोहल्ले में जो चीज़ आसानी से मिल जाती थी, अब उसकी जगह पाश्चात्य सभ्यता का चलन बढ़ने के कारण वही चीज़ें मिलती हैं। आज हम पहले हम देखते थे कि एक जैसे अगर रोटी के साथ या कहीं हमें भूख लग रही है और हम सफ़र के अंदर कहीं पर जा रहे हैं, हमें भूख लगती थी, तो घर से अचार और रोटी लेकर जाते थे। और अगर मान लो अचार नहीं लेकर गए, रोटी लेकर गए, तो कहीं से नमकीन की पूड़ी ली और या नमकीन ली और उससे रोटी खा लेते थे। लेकिन आज हर ठेले पर, हर ढाबे पर हम देखते हैं, दुकानों पर, कि कुरकुरों की जो थैलियाँ हैं वो लटकी रहती है और बच्चे एक एक दिन में 5-5 थैलियाँ, 5-5 पैकेट वो है वो कुरकुरे के खा लेते हैं। ये कितने लाभप्रद हैं या हानिकारक हैं, ना उनको पता है, ना उनके जो अभिभावक हैं या उनके जो माता पिता हैं उनको भी नहीं पता ये कि उनको खिलाने चाहिए या नहीं खिलाने चाहिए। कई बार माताएं अधिक व्यस्त होने के कारण भी वो उनको कहते हैं कि जाओ, कुछ उनको पैसे दे देते हैं और क्या कि कुछ भी खा लो, और वो अपने काम में व्यस्त रहती है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति के चलते वो काम में इतनी व्यस्त रहती है कि बच्चों की ओर ध्यान भी नहीं दे पाती हैं। स्थानीय व्यंजनों को हम तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। ये बच्चों, ये कड़वा सत्य है, वास्तव में हकीकत है यह कि वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होती है, लाभप्रद नहीं होती है। और कई जो लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता की नकल करते, अपने आप को वो थोड़ा ऊपर, उनका जो लेवल है वो अपने आप का ऊपर समझते हैं कि हम अगर ऐसी चीज़ों का खान पान कर रहे हैं तो हम जो निम्न वर्गीय लोग हैं उनसे हम थोड़े ऊंचे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो सात्विक भोजन होता है, भोजन से कोई ऊपर और नीचे उनका लेवल नहीं नापा जाता है, और जो सात्विक भोजन है वो इस स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। हम देखते हैं कि कई बच्चों को ऐसे जो फास्ट फूड लेकर आते हैं, तो वो अपने आप को यूँ थोड़ा यूँ समझते हैं कि नहीं, हमारे घर में तो हमेशा यही बनता है, हमारे ये नाश्ते में बनता है। तो जो बच्चे निम्न फैमिली के हैं वो थोड़ा यूँ अपने आप को यूँ सोचते हैं कि हमारे तो कभी ऐसा बनता ही नहीं है, कभी ऐसा बने। तो कभी उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस पाठ को पढ़ने के बाद में उनको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हकीकत में जो व्यंजन वो खा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। हो ये रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति में हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उनका लाभ पर्याय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। हम देखते हैं प्रतिभोज आजकल जो शादी ब्याह पार्टियों में हम देखते हैं कि वहाँ जाते हैं, आजकल जो बफर सिस्टम है उसका प्रचलन ज़्यादा है, और वहाँ पर विपरीत जो चीज़ हम हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते आ रहे हैं कि जैसे हम रात को दही नहीं खाते, छाछ नहीं खाते हैं, लेकिन वहाँ पार्टियों में हम देखते हैं कि दही बड़े बने होते हैं। इमली की खटाई और दही की खटाई साथ साथ में नहीं खाई जाती है, लेकिन वहाँ पर हम ढेरों चीज़ों को एक साथ लेते हैं और उनको खाते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है।
परंतु हम इन चीज़ों को जानते हुए भी अनजान बनते हैं और उन चीज़ों को खा लेते हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और अलग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। लेखक हमें यहाँ पर यही संदेश देना चाहते हैं कि जो ये संस्कृति बनी है उन उसको हमें जो खान पान की ये हमारी तस्वीर बदल गई है, उस तस्वीर को हमें बार बार देखना चाहिए, झांकना चाहिए कि उस में हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हम अपनी जो स्थानीय व्यंजन हैं उनको हमने कहाँ पर छोड़ दिए, वो हमसे कब छूट गए हैं। तो उनको अपने जीवन में हमें महत्व देना चाहिए। स्थानीय व्यंजनों का अपने जीवन में बहुत महत्व है, बहुत लाभप्रद है वो। और फास्ट फूडों को हमें हम खाते ज़रूर है, किंतु हमें उनका एक निश्चित सीमा होनी चाहिए उनकी खाने की। धन्यवाद बच्चों, आज अपना ये पाठ पूरा हुआ।